तसव्वुर करें रात के उस एक मशवरे का जिसकी वजह से 50,000 की फौज सिर्फ 5,000 से हार गई और देखते ही देखते पूरा बंगाल दुश्मन के कदमों में जा गिरा। और सोचें कागज के उन टुकड़ों पर दर्ज उन खुफिया पैगामात का जो किले की राहदारियों से गुजरकर टीपू जैसे शेर की शहादत का सबब बने। लेकिन इन गद्दारों का होश तब जागा जब तख्त, खजाना और फौज सब दुश्मन के कब्जे में चले गए और अपनी गुलामी का हक अदा करने के बाद भी इनके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और पसपाई आई। 17वीं सदी का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, एक ऐसा फलदार दरख्त जिसके पास चावल, कपास, रेशम और कीमती मसालों की दौलत थी। लेकिन अंदरूनी कीड़ों ने इसे अंदर से इस कदर खोखला कर दिया कि बाहर वालों को गिराने के लिए महज एक इशारा ही काफी था। मगर सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि उन कीड़ों का क्या हुआ जो लाखों जानों, माल और इज्जतों की बर्बादी के जिम्मेदार थे? क्या उन्हें वो दुनिया मिली जिसके लिए उन्होंने लाखों की दुनियाएं उजाड़ दी, या वो अपने ही किए की सजा पाकर जिल्लत की मौत मुर गए? तो ये कहानी है मीर जाफर की गद्दारी से लेकर मीर सादिक के साजिशों के इबरतनाक अंजाम तक, जिसने नवाब सिराजुद्दौला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसने मैसूर के किले की फशील खुद ही गिराई, लेकिन आखिर में ना इधर के रहे ना उधर के। आज से ठीक 269 साल पहले 22 जून 1757 की वो शाम, जब बंगाल के एक महल के जाती कमरे में एक ऐसी मीटिंग हो रही थी जिसकी खबर महल की दीवारों से बाहर किसी को न थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, एक बरतानवी अफसर, महल का मालिक और उसका बेटा। बरतानवी अफसर जो मकामी जुबानों और रिवाजों से वाकिफ था, इसी कमरे में एक मुकद्दस किताब पर हाथ रखवाकर महल के मालिक और उसके बेटे से वफादारी का हल्फ लिया। मुआहदा ये था कि अगर ये शख्स मैदान जंग में खामोश रहा तो बदले में उसे वो इख्तदार और कुर्सी दी जाएगी जिसका ख्वाब वो बरसों से देख रहा था। अगले दिन यानी 23 जून को पलासी के मैदान में वो मंजर था जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन न आता। एक तरफ बरतानवी फौज थी जिसकी तादाद मुश्किल से महज 3,000 थी, और दूसरी तरफ 50,000 का वो लश्कर जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं जिन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। कहा जाता है कि इन बैलों को बहार में खास इसी मकसद के लिए ब्रीड किया गया था ताकि वो लोहे की भारी तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी भी होता था जो उसे धकेल रहा होता था। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म देखी हो तो उसमें भी एक मंजर इसी तरह के लश्कर से मुतासिर होकर फिल्माया गया था। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि बरतानवी कमांडर को इन तोपों और हाथियों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि असल जंग मैदान में नहीं बल्कि इस कमरे में ही जीती जा चुकी है। जैसे ही जंग शुरू हुई, तारीख का सबसे बड़ा धोखा सामने आया। 50,000 में से 45,000 सिपाही खामोशी से तमाशाई बने, जिसकी वजह से एक अहम शख्सियत मारा गया, और महज 11 घंटों के अंदर पूरा बंगाल अंग्रेजों की झोली में जा गिरा। पलासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और बरतानवी अफसर विलियम वॉट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था मीर जाफर। मीर जाफर की शख्सियत को समझना दरअसल उस दौर की सियासत को समझना है, जहां वफादारियां रेत की दीवार साबित होती थीं और रिश्ते चंद सिक्कों की हवस में बेच दिए जाते थे। मीर जाफर का पूरा नाम मीर मोहम्मद जाफर अली खान था। इसके आबाओ अजदाद नजफ, ईरान से बंगाल आए थे। ज्यादातर मुस्तनद तारीखी किताबों के मुताबिक मीर जाफर के वालिद मुगल फौज से वाबस्ता थे और दरमियाने दर्जे के फौजी अफसर थे। मीर जाफर की किस्मत तब चमकी जब उसने नवाब अली वर्दी खान की फौज में मुलाजमत इख्तियार की। वो अपनी चालाकी और जंगी महारत की वजह से जल्द ही तरक्की कर गया और नवाब की बहन शाह खानम से शादी करके शाही खानदान का हिस्सा बन गया। नवाब अली वर्दी खान ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसे बख्शी यानी फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। 1756 में जब नवाब अली वर्दी खान का इंतकाल हुआ तो उनका नवासा सिराजुद्दौला तख्त पर बैठा। मीर जाफर, जो खुद को तख्त का हकदार समझता था या कम से कम बेपनाह ताकत चाहता था, एक नौजवान नवाब की मातहती उसे हजम नहीं हो रही थी। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए जब इंतजामी तब्दीलियां की और मीर जाफर की कुछ माली बेजाब्तगियों पर उसे कुछ वक्त के लिए ओहदे से हटाया,
तो यहीं से उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसी दौरान अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। मीर जाफर ने महसूस किया कि अकेला वो नवाब को नहीं गिरा सकता, इसलिए उसने अंग्रेजों के साथ खुफिया खतो किताबत शुरू की। इस साजिश में उसके साथ जगत सेठ, बंगाल का अमीर तरीन बैंकर, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, और अम्मी चंद भी शामिल थे। जून 1757 में एक खुफिया मुआहदा हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में तिजारत की खुली छूट दी जाएगी। बदले में अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में जब जंग शुरू हुई तो मीर जाफर नवाब की फौज के एक बहुत बड़े हिस्से का कमांडर था। सिराजुद्दौला को गुमान भी न था कि उसका अपना सिपा सालार उसे बेच चुका है। जब नवाब की वफादार फौज, जिसकी क़यादत मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे, अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहे थे, ऐन उसी वक्त मीर जाफर अपनी फौज लेकर अलग खड़ा हो गया। जब बारिश की वजह से नवाब का बारूद गीला हो गया और मीर मदन शहीद हुए तो नवाब ने घबराकर मीर जाफर से मदद मांगी। मीर जाफर ने उसे मशवरा दिया कि आज जंग रोक दें, कल देखेंगे। ये एक जाल था। जैसे ही नवाब की फौज पीछे मुड़ी, अंग्रेजों ने हमला कर दिया और नवाब को भागना पड़ा, जिसका अंजाम उनकी शहादत पर हुआ। और यूं अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन ये वो नवाबी नहीं थी जिसके ख्वाब उसने देखे थे। वो बंगाल का हाकिम नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कैश मशीन बन चुका था। कंपनी का जब जी चाहता वो मीर जाफर से रकम का मुतालबा करती। तख्त पर बैठने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को 2.5 करोड़ रुपए देने पड़े, जो उस दौर में एक नाकाबिले तसव्वुर रकम थी। नवाब का शाही खजाना खाली हो गया। महल के बर्तन और सोने चांदी के जेवरात तक बिक गए। लेकिन अंग्रेजों की हवस खत्म न हुई। जो शख्स एक सल्तनत का मालिक बनने निकला था, अब वो अपने ही सिपाहियों को तनख्वाह देने के काबिल न रहा। फिर वो वक्त आया जब अंग्रेजों ने देखा कि उससे अब मजीद बोझ नहीं उठाया जा सकता, तो उन्होंने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। 1760 में उसे तख्त से उतार दिया गया और उसके अपने ही दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। लेकिन मुकाफात अमल का पहिया अभी घूमना बाकी था। मीर जाफर की जिंदगी के आखिरी अय्याम किसी जहन्नम से कम न थे। तारीख लिखती है कि मीर जाफर कोढ़ यानी लेप्रेसी के मर्ज में मुब्तला हो गया। वो जिस्म जिस पर कभी रेशम और अतलस व कमख्वाब के लिबास सजते थे, अब उससे गोश्त गल गल कर गिर रहा था। पूरे महल में कोई उसके करीब आने को तैयार न था। जिस मीर जाफर ने एक सच्चे नवाब सिराजुद्दौला का खून बहाया था, अब उसका अपना खून उसे छोड़ रहा था। कहा जाता है कि अपनी मौत से चंद लम्हे पहले उसने शदीद तकलीफ में हिंदुओं के देवता की मूर्ति का चरणामृत पीने की भी कोशिश की कि शायद कहीं से शिफा मिल जाए। लेकिन गद्दार की तकदीर में सुकून कहाँ था। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर जिल्लत और तन्हाई की मौत मर गया। लेकिन इबरत की ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। उसका बेटा मीरन, जो सिराजुद्दौला के कत्ल का असल जिम्मेदार था और जिसने नवाब के खानदान की औरतों पर बेपनाह मजालिम ढाए थे, उसका अंजाम भी लर्जाखेज था। 1760 में एक फौजी मुहिम के दौरान जब वो अपने खैमे में सो रहा था, उस पर आसमानी बिजली गिरी और वो वहीं कोयला बन गया। लोग कहते हैं कि ये कुदरत का वो इंतकाम था जो सिराजुद्दौला की मजलूम माँ और बेवा की आहों ने लिया था। आज मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का महल, जिसे नमक हराम ड्योढ़ी कहा जाता है, इबरत का इश्तिहार बनकर खड़ा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग आज भी उसकी कब्र पर फातिहा नहीं पढ़ते, बल्कि उस गद्दारी को याद करके नफरत का इजहार करते हैं। लोग समझते हैं कि गद्दारी सिर्फ मैदान जंग में होती है, जहां कोई सिपाही पीठ दिखा जाए या कोई वजीर जाफर बन जाए। लेकिन यहाँ तारीख के पर्दे के पीछे एक ऐसी गद्दारी भी थी जो खामोश थी, मगर सबसे ज्यादा मोहलिक। ये गद्दारी तलवार की नहीं, सूद की थी, और इस खेल का खिलाड़ी था जगत सेठ। वो खामोश गद्दार जिसने अपनी दौलत के जोर पर हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। जगत सेठ कोई नाम नहीं, बल्कि एक खिताब था, जिसका मतलब है दुनिया का बैंकर। मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये बैंकर उस दौर का एलन मस्क या रॉबिन हुड तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा किंग मेकर जरूर था जिसकी तिजोरियों में मुगल शहंशाहों से भी ज्यादा सोना था।
कहा जाता है कि उस दौर में बर्तानिया का जितना कुल बजट था उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले जगत सेठ के पास मौजूद थी। जगत सेठ की दौलत का आलम यह था कि मशहूर बरतानवी मुआर्रिख विलियम डिल रम्पल के मुताबिक उनका बैंक उस जमाने का सबसे बड़ा मालियाती इदारा था, जिसके सामने बर्तानिया का शाही खजाना भी छोटा मालूम होता था। वैसे 18वीं सदी तक हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का तकरीबन 24% से 27% पैदा करता था, यानी दुनिया की कुल दौलत का 1/4 हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान में था। मवाजने के लिए बताता चलूं कि उस वक्त पूरे यूरोप की जीडीपी मिलाकर भी हिंदुस्तान से कम थी। अगर ये दौलत गद्दारी के जरिए बरतानिया मुंतकिल न होती, जिसे माहिर माशियात ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, तो आज दिल्ली, मुर्शिदाबाद और श्रीरंगापट्टनम ही दुनिया के मालियाती मराकज़, फाइनेंशियल हब्स होते, लंदन या न्यूयॉर्क नहीं। उस वक्त एक आम हिंदुस्तानी जुलाहे या कारीगर की आमदनी इंग्लैंड के एक मजदूर से कहीं ज्यादा थी। बहरहाल, जब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की कोशिश की, तो जगत सेठ को खतरा महसूस हुआ कि इसका कारोबार मुतासिर होगा। नवाब सिराजुद्दौला एक खुददार हुक्मरान थे और वो इन सेठों की मनमानियों के खिलाफ थे। यहीं से साजिश का आगाज हुआ। मीर जाफर तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन इस मोहरे को हरकत देने वाला हाथ जगत सेठ का था। इसी ने अंग्रेजों और मीर जाफर के दरमियान डील करवाई। उसने अंग्रेजों को वो रकम फराहम की जिससे उन्होंने मकामी सिपाहियों को खरीदा। प्लासी की जंग दरअसल मैदान जंग के साथ साथ जगत सेठ की बही खातों में जीती गई थी। उसने बरतानवी कंपनी को यकीन दिलाया कि तुम नवाब पर हमला करो, पैसों की फिक्र मत करना। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, जिस दौलत के लिए उसने अपने मुल्क को गोरों के हाथ बेचा, वही दौलत उसकी जान की दुश्मन बन गई। जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, तो मीर कासिम ने इस गद्दार गिरोह को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। 1763 में नवाब मीर कासिम ने जगत सेठ और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुंगेर के किले की बुलंद फसीलों पर ले जाया गया। जगत सेठ ने जान की भीख मांगी, अपनी दौलत के अंबार लगाने की पेशकश की, लेकिन इस बार सामने कोई लालची अंग्रेज नहीं, बल्कि एक गुस्से में भरा हुआ नवाब था। तारीख गवाह है कि जगत सेठ को उसी किले की फसील से नीचे गहरी नदी में फेर दिया गया, जहां वो मछलियों की खुराक बन गया। उसकी दौलत, उसका रोब और उसका जगत सेठ का खिताब सब मिट्टी में मिल गया। तारीख के सफहात में मीर जाफर के बाद गद्दारों का एक ऐसा तवील सिलसिला मिलता है जिसने हिंदुस्तान की तकदीर पर स्याही मल दी। उन्हीं में से एक नाकाबिले फरामोश और इबरतनाक नाम मीर सादिक का भी है। वो शख्स जिसने चंद सिक्कों और एक छोटी सी जागीर के लिए अपने ही मोहसिन, अपने ही शेर का सौदा कर लिया। उसे गुमान था कि गद्दारी उसे बुलंदियों पर ले जाएगी, लेकिन उसे भी फायदे के बजाय सिर्फ अपने ही लोगों के हाथों जिल्लत आमेज मौत मिली। मीर सादिक का पूरा नाम मीर सादिक अली था। वो अरकाट के एक आम घराने में पैदा हुआ। इसका सफ़र एक अदना मुलाजिम के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन वो एक होशियार और साजिशी जहन रखने वाला शख्स था। इसकी यही ज़ाहिरी काबिलियत इसे मैसूर के दरबार तक ले आई। नवाब हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के वालिद के दौर में मीर सादिक ने अपनी अनथक मेहनत और वफादारी का ऐसा ढोंग रचाया कि हैदर अली उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। उसे आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ामी ओहदे मिलना शुरू हुए और वो दरबार के अहम लोगों में शुमार होने लगा। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ और टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुए, तो उन्होंने अपने वालिद के पुराने वफादारों पर भरोसा किया। टीपू सुल्तान, जो खुद एक सच्चे और खरे इंसान थे, मीर सादिक के अंदर छुपी हवस को ना पहचान सके। उन्होंने मीर सादिक को अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा ओहदा यानी दीवान या वजीर आज़म अता कर दिया। अब हालत ये थी कि मीर सादिक सल्तनत मैसूर का दूसरा सबसे ताकतवर तरीन इंसान था। मालियात से लेकर इंतजामिया तक सब कुछ उसके इशारे पर चलता था। सुल्तान उस पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे, यहाँ तक कि रियासत की मोहर भी इसी के पास होती थी। लेकिन यही वो वक्त था जब मीर सादिक के अंदर का शैतान जाग उठा। उसे महज वजीर आजम रहना पसंद न था, उसे अपनी आज़ाद रियासत चाहिए थी, चाहे इसके लिए उसे अपने मुल्क को अंग्रेजों के हाथ क्यों न बेचना पड़े। वजीर आजम का ओहदा मिलने के बाद मीर सादिक अब महज एक सरकारी मुलाजिम नहीं रहा था,
वो मैसूर का साया बन चुका था। लेकिन जिस वक्त टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के नक्शे बना रहे थे, मीर सादिक उन्हीं अंग्रेजों के साथ बैठकर मैसूर की कीमत लगा रहा था। उसकी गद्दारी महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये एक स्लो पॉइजन था जो वो आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत की रगों में उतार रहा था। अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान को मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने किले के अंदर से कमजोर कड़ी ढूंढी। मीर सादिक ने अंग्रेजों को खुफिया पैगामात भेजना शुरू किए। उसने सल्तनत के दिफाई राज, फौज की नकलो हरकत और यहाँ तक के किले के खुफिया रास्तों की मालूमात भी दुश्मन के हवाले कर दी। वो सुल्तान के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी कामयाबी की दुआएं मांगता, लेकिन जैसे ही दरबार खत्म होता वो अपने आका की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी शुरू कर देता। उसने फौज के अंदर ऐसे अफसरान को भर्ती करना शुरू किया जो उसके हम ख्याल थे और वफादार सिपाहियों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया। 4 मई 1799 की वो दोपहर मीर सादिक की गद्दारी का क्लाइमैक्स थी। जब अंग्रेज फौज ने किले की दीवार में शगाफ डाला तो सुल्तान के जानिसार वहां सीना तान कर खड़े थे। लेकिन मीर सादिक ने एक ऐसी चाल चली जो तारीख के स्याह तरीन अबवाब में लिखी गई। उसने सिपाहियों को ये कहकर फसील से नीचे उतार दिया कि तुम्हारी तनख्वाहें बांटी जा रही हैं, नीचे आओ और अपना हक वसूल करो। सिपाही जैसे ही नीचे उतरे, मीर सादिक ने किले का वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जहां से सुल्तान मदद के लिए आ सकते थे। उसने अपने ही बादशाह को दुश्मन के नरगे में तन्हा कर दिया ताकि वो वापस किले में दाखिल न हो सके। टीपू सुल्तान तो मारा गया, लेकिन मीर सादिक ये भूल गया था कि गद्दार की उम्र लंबी नहीं होती। जैसे ही किले में अफरा तफरी फैली और सिपाहियों को एहसास हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। कहा जाता है कि जब मीर सादिक अपनी गद्दारी का सिला लेने के लिए अंग्रेजों के कैंप की तरफ भाग रहा था तो सुल्तान के वफादार सिपाहियों ने उसे रास्ते में ही पहचान लिया। उनके दिलों में अपने सुल्तान की मोहब्बत और गद्दार के लिए नफरत भरी हुई थी। उन्होंने मीर सादिक को वहीं घेर लिया। वो गद्दार जो चंद लम्हे पहले खुद को मैसूर का अगला हाकिम समझ रहा था, अब जान की भीख मांग रहा था। लेकिन उस दिन मैसूर की मट्टी को रहम नहीं, इंसाफ चाहिए था। सिपाहियों ने मीर सादिक को तड़पा तड़पा कर वहीं कत्ल कर दिया और उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। जंग खत्म होने के बाद भी उसकी लाश कई रोज तक वहीं पड़ी सड़ती रही। लोग वहां से गुजरते तो उस पर थूकते और पत्थर मारते, यहां तक कि उसकी कब्र पर भी बरसों तक लोग जूते मारा करते थे। आज मीर सादिक का नाम किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि नमक हरामी का दूसरा नाम बन चुका है। गद्दारों की इस फहरिस्त में एक ऐसा नाम भी है जिसे सुनकर आज भी पंजाब की मट्टी तड़प उठती है, और वो है तेजा सिंह। वो सिपाह सालार जिसे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अजीम फौज की कमान दी गई थी, लेकिन उसने उस कमान को गद्दारी का नेजा बनाकर अपनी ही फौज के सीने में उतार दिया। 1845 में जब सबराओं की जंग, बैटल ऑफ सबराउन हो रही थी, सिख सिपाही अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। अंग्रेज घबराए हुए थे और उन्हें अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही थी। लेकिन उसी वक्त तेजा सिंह ने वो किया जिसका तसव्वुर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। सिख फौज एक दरिया के किनारे बनी हुई कश्तियों के पुल, ब्रिज ऑफ बोट्स के जरिए जंग लड़ रही थी। जैसे ही सिख फौज ने अंग्रेजों को पीछे धकेला, तेजा सिंह ने न सिर्फ मैदाने जंग से भागने का फैसला किया, बल्कि जाते जाते उसने कश्तियों का वो पुल भी तबाह कर दिया जो उसकी अपनी फौज की वापसी का वाहिद रास्ता था। नतीजा ये हुआ कि हजारों सिख सिपाही अपनी ही सिपा सालार की गद्दारी की वजह से दरिया में डूबकर मर गए या अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बन गए। तेजा सिंह ने अपनी ही फौज को मौत के कुएं में धकेल दिया ताकि अंग्रेज जीत सकें और उसे इसका सिला मिल सके। लोग समझते हैं कि उसे बहुत बड़ी जागीर मिली और वो खुश रहा, लेकिन तारीख के सफ़हात उसकी जिल्लत की गवाही देते हैं। तेजा सिंह को गद्दारी के बाद जो अलकाबात मिले वो किसी सज़ा से कम न थे। पंजाब का बच्चा बच्चा उसे हिंदुस्तान का दूसरा मीर जाफिल पुकारने लगा। उसे समाजी तौर पर इस कदर जलील किया गया कि वो अपने घर से बाहर निकलने के काबिल न रहा। अंग्रेज़ों ने अपना काम करने के बाद उसे वो इज्जत और मर्तबा कभी नहीं दिया जिसका उसने ख्वाब देखा था। उसे सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फिर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मीर जाफर की तरह तेजा सिंह की जिंदगी के आखिरी अय्याम भी
शदीद जहनी तनाव और खौफ में गुजरे। उसे कोई ऐसी बीमारी लगी जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया और 1862 में वो गुमनामी, जिल्लत और अवामी नफरत के साए में मरा। आज उसकी कोई कब्र या मज़ार नहीं जहां कोई एहतराम से खड़ा हो, बल्कि तारीख उसे सिर्फ एक बुज़दिल सिपाह सालार के तौर पर जानती है। मुख्तसर ये कि आज से सैकड़ों साल बाद भी बरतानिया के अजायब घरों में रखी हुई हिंदुस्तान की दौलत शायद इन गद्दारों की याद दिलाती रहेगी। लेकिन सच्ची तारीख हमेशा उन शेरों के नाम से चमकती रहेगी जिन्होंने सर कटाना तो गवारा किया मगर जमीर का सौदा नहीं किया। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेशन पैक्ड और तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तारीख का कोई भी सफ़ा आपसे मिस ना हो पाए।